क्लास में आया ही नहीं। हेलो हेलो। हेलो मैम। गर्ल्स, गुड मॉर्निंग मैम।
हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट अप्रेजल। उसमें हमारा पहला टॉपिक हो गया था एक। वॉइस आ रही बेटा मेरी? शुभांगी मेरी वॉइस आ रही है हाँ बेटा? मैम। हाँ मैम। मैम मैंने ग्रुप पे मैसेज डाला है मैम कि ज्वाइन करो ओके क्लास। ओके ठीक है। देखो प्रोजेक्ट अप्रेजल में हमारा वेरियस एनालिसिस कर रहे थे हमने स्टार्ट, तो हमारा मार्केट फेसिबिलिटी एनालिसिस शुरू हो गया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप सिंपल सर्वे कर रहे हो कि लोगों को डिमांड क्या है। आपने कई बार देखेंगे लोग डाटा कलेक्ट करने आते हैं कि आपको डेटॉल की सोप या डेटॉल की साबुन का क्या कैसा रिजल्ट मिला है। आप अमेजोन से या फिर जो भी फूड्स मंगाते हो या फिर कोई प्रोडक्ट मंगाते हो तो अमेजोन पे आपको एक फीडबैक फॉर्म भरने लगाता है, जिससे कि पता चलता है कि हमारे प्रोडक्ट में क्या चेंजेस आना चाहिए, डिलीवरी प्रॉपर हुई है नहीं, पैकिंग प्रॉपर हुई है नहीं। हर एक सेक्शन में वो क्वेश्चन करता है, जिसमें हम लोग उनको रेटिंग करते हैं कि आपकी पैकेजिंग प्रॉपर थी कि नहीं थी, या फिर आपका जो डिलीवरी बॉय था वो टाइम टू टाइम हुआ नहीं, या डिले हुआ, या विद इन टाइम पे हुआ। तो ये सारी चीजें उनको क्वेश्चन एक सर्वे, सैंपल सर्वे में सारे डिटेल वो कलेक्ट करते हैं मार्केट से। ठीक है, जिसमें कि क्या है, जो उनकी लाइफ साइकिल है, प्रोसेस की लाइफ साइकिल जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें वो चेंजेस ला सके। और मैंने आपको लाइफ साइकिल बताया था कोई भी प्रोडक्ट की, कि पहले वो इंट्रोड्यूस होता है मार्केट में, देन ग्रोथ होता है कि काफी लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, देन मैच्योर होता है, मैच्योर में जहाँ पे कि लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको यूज करें। देन सैचुरेशन, सैचुरेशन में क्या हो रहा है, आपको हर जगह वही पैटर्न दिख रहा है, आपको हर जगह वही मॉडल दिख रहा है, आपको हर जगह वही टॉप देखने मिल रहा है, तो क्या अगर सैचुरेशन हो गया तो लोग अब क्या हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं। तो डिक्लाइन, अब लोग क्या कर रहे हैं कि ये पुराना पैटर्न है, ये तो सभी के पास है, तो अब क्या कर रहे हैं लोग, उसको डिक्लाइन कर रहे हैं, उसको खरीदने से मना कर रहे हैं। तो हर एक फैशन का, हर एक चीजों का एक पीरियड ऑफ टाइम रहता है, जिसमें कि वो ड्यूरेशन में वो काफी ज्यादा चलता है। ठीक है, तो पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होता है, मैच्योरिटी, सैचुरेशन एंड डिक्लाइन। ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट करा दिया था मैंने, कि कौन से मार्केट शेयर, सबको क्या क्या चीजें देखना है, टेक्निकल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, आपका जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ जा रहा है, आप एडवर्टाइजमेंट कौन से पर्पज से कर रहे हो, वो फोन से आप पंपलेट से कर रहे हो, न्यूज़पेपर में कर रहे हो, टीवी पे कर रहे हो, रेडियो पे कर रहे हो। ठीक है, आप जब भी अपना प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो साइड पे से आप क्या देख रहे हो, आपके जो कॉम्पिटिटिव है, जो आपके कॉम्पिटिशन में जो भी है, उसकी क्या पोजीशन है, क्या प्रपोज वो कर रहा है, क्या नया प्लान है उनका, आपका उन पे भी ध्यान होना जरूरी है। ठीक है, जैसे भी अगर आपने एक ब्रांच खोल दी अपने, तो आपका नेक्स्ट क्या रहेगा कि आप वही ब्रांच और दूसरे लोकेशन में भी खोलो, तो आप उतनी कैपेसिटी रखोगे कि हमारी जो ब्रांड की जो ब्रांचेस है वो दूसरी तरफ भी खुले। ठीक है, जितने भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आ रहे हैं, नए नए चीजें आ रहे हैं, वो चीजों को आप अडॉप्ट करते जाओ। पहले क्या होता था, सारी चीजें डाटा जो इतनी भी एंट्रीज होती थी, लोग पहले पेन पेपर में ही लिखते थे। अभी कंप्यूटर आने से क्या हो गया, लोगों का काम इजी हो गया। उसमें क्या करते, वो थम थम अपना थम लगा और उसमें उनके अटेंडेंस लग जाती थी। पहले लोग क्या करते थे, पेपर में, पेन में या रजिस्टर में नाम लिख के अटेंडेंस, रोज के अटेंडेंस लिखते थे। पर अभी क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल चीजें आ गई, टेक्नोलॉजिकल चीजें आ गई, लोग वहाँ पे क्या करते, सेल्फ ही अपना अटेंडेंस लगाते हैं, वहां पे प्रिंट लगाते हैं, या फोटो से, या उनकी स्क्रीन पे फोटो से ही उनकी अटेंडेंस लगती है। ठीक है, आपने हर जगह देखा होगा ये। द टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रपोज, कौन से अलग अलग चैनल से आप प्रपोज कर रहे हो, जैसे कि न्यूज़पेपर से आप एडवर्टाइज कर रहे हो, या फिर टीवी में कोई ऐड कर रहे हो, या फिर रेडियो से आप अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, और क्या क्या है, यूनिट्स, कॉस्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आपको एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी देखने हैं कि किससे, कौन से प्रोडक्शन से, कौन से डिसीजन से हमारा प्रॉफिट हो रहा है, कौन सा नहीं प्रॉफिट हो रहा है, क्या एडवांटेजेस मिल रहे हैं और कौन से डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं। प्रोविजन फॉर आफ्टर सेल सर्विसेज। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आपने सेल करने के बाद उनको क्या सर्विसेज दे रहे हो, जैसे आपने फ्रीज उनको सेल किया, रेफ्रिजरेटर आपके पास से लेके जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, उनको फ्री डिलीवरी दे रही हो, फ्री इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, इंस्टॉलेशन दे रहे हो, जाके उनके घर पे जाके फिक्सिंग करके दे रहे हो, सब सामान पार्ट लगा के दे रहे हो, फ्रिज को ऑन करके दे रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो आप उनको, बाकी अदर सर्विसेज भी देख रहे हो। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा टेक्निकल फेसिबिलिटी एनालिसिस। टेक्निकली मतलब टेक्निकल चीजें, जैसे अगर आप, हम लोग क्या करते हैं, हम टेक्निकल चीजें जो भी लेने जाते हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स लेने जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसका डेमो लेते हैं। अगर हम लैपटॉप ले रहे हैं तो हम उसको वहां पे चला के देखते हैं, अगर आप ड्रायर ले रहे हैं या ड्रायर इक्विपमेंट्स ले रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स ले रहे हैं, टेक्निकल चीजें, तो उसका हम डेमो लेते हैं लोगों से, उनसे, शॉप वाले से, कि इसको कैसे चलाना है।
ठीक है। टेक्निकल फैसिलिटी Technical feasibility simple refers to the adequacy of the proposed plant and equipments to produce the product as per the required norms. ठीक है, जितने भी required norms होते हैं उसके requirement के according पे वो सारे equipments को hire करते हैं. This aspect requires a careful examination and true assessment of various inputs of the projects like land, machineries, trained labors, transportation, fuel, power, etc. ये सब चीजों का टेक्निकल चीजों का सब लोग चीज में ध्यान में रखते हैं. जो भी टेक्निकल चीजें आती है एक कंपनी में वो सब चीजें टेक्निकल इसमें आती है, जैसे कि जमीन, लैंड, मशीनरीज, ट्रेनेड लेबर, इन ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल, पावर, एक्सेट्रा. It also requires the analysis of the know-how necessary to run the project and whether the entrepreneur possesses that knowledge or whether he is going to procure for the outside. Sometimes a project must collaborations. In such a cases, the terms of conditions of the collaborations should be examined. ठीक है, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग किसी और के कंपनी के साथ कोलैबोरेट करते हैं. ठीक है, तो वो कोलैबोरेट करने के लिए भी वो लोग सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं कि हम कितने परसेंटेज से क्या परसेंटेज से वो चीजों को सेल कर. मेरी वॉइस आ रही है बेटा? आरती, शुभांगी? हाँ मैम. ठीक है, तो जो भी कोलैबोरेशन कर रहे हैं हम लोगों के साथ में या कोई टीम पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप में भी काम कर रहा है तो क्या हो रहा है, दोनों पार्टनर में से कोई एक पर्सन है जो 70% इनपुट लगा रहा है और जो आगे वाला है वो 30 या 40% ही लगा रहा है. तो उसके हिसाब से उनका कितना हक बनता है उस बिजनेस में, कितना प्रॉफिट लेने का. तो ये सारा आपको ऑन पेन पेपर में भी लिख कर रखना चाहिए. On the whole, train technical analysis deals with the following aspects. अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड साइट, ये सारे लैंड और साइट्स के बारे में डिटेल टेक्निकली एनालिसिस के अंडर में आता है. लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, साइज एंड एडिक्वेसी ऑफ द प्लांट एंड फैक्ट्री लेआउट, ये सारी चीजें किसमें आता है, टेक्निकल एनालिसिस में आता है. अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स, वाटर सोर्सेस, पावर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ये सब टेक्निकल एनालिसिस में ये सब चीजों को कंसिडर किया जाता है, जिसमें कि वो सब चीजों के बारे में कि कितना पानी है, कितना ट्रांसपोर्टेशन है, कितना मशीनरीज है, कितना लैंड है, फैक्ट्री बनने को कितना जमीन लगेगा, सब चीजों को उसमें देखा जाता है. टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी टू बी अडॉप्टेड, कौन से टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर रहे हैं वहाँ पे. सुटेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, कौन से टेक्नोलॉजीज वहाँ पे यूज कर सकते हैं. अगर प्रिंटिंग का है तो प्रिंटिंग के इसमें आप कौन से टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसिंग फैसिलिटीज लाइक मशीन शॉप, रिपेयरिंग शॉप्स, एक्सेट्रा. कौन सी अब भी आपने मशीन्स लगा ली है वहां पे, अगर प्रिंटिंग की मशीन्स लगाए तो प्रिंटिंग की मशीन्स को आपको मंथली या वीकली चेकिंग करना होगा, रिपेयरिंग करना होगा, क्लीनिंग करना होगा टाइम टू टाइम. ठीक है, तो ये सब चीजें का भी ध्यान रखते हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल एंड रॉ मटेरियल्स, कौन से स्किल पर्सन वहां पे जरूरी है. अगर मशीन चलाना है तो ऐसे पर्सन को आपको हायर करना है जिसको उस मशीन का नॉलेज हो, किस तरीके से वो मशीन को चलाया जाता है. रॉ मटेरियल कौन सा लगेगा. आप प्रिंटिंग की आपकी बिजनेस है तो आपको प्रिंटिंग के लिए इंक लगेंगे, न्यूज़पेपर्स लगेंगे, पॉम्पलेट्स लगेंगे. ये सारे रॉ मटेरियल्स आपके पास है या नहीं. ठीक है, ये सारे चीजें आती है टेक्निकल एनालिसिस में, जहाँ पे आप टेक्निकल सारी चीजों को लिस्ट आउट करते हो, उसके बारे में पता करते हो. देन फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एनालिसिस, यहाँ पे आप फाइनेंस देख रहे हो कि पैसा कहाँ से आएगा. ठीक है, अपने बिजनेस को चलाने के लिए. फाइनेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट thing to establishes an enterprises, and the appraisal of the financial viability of the project assumes much important in a project appraisal. ठीक है, कोई भी आपको इंटरप्राइजेस चलाने के लिए, व्यवसाय चलाने के लिए आपके पास फाइनेंस होना जरूरी है. ठीक है, भले ही आपके पास 10 रुपए हो या 50 रुपए हो, आप वो 10 रुपए से आप 20 रुपए कमा रहे हो, फिर 20 रुपए से आप 30 रुपए कमा रहे हो, फिर वो 30 से आप 50 रुपए कमा रहे हो. तो ऐसे करते करते आपको फाइनेंस हर बार बढ़ना चाहिए. ठीक है, तो इसमें फॉलोइंग कुछ कुछ दिए हैं किस चीज से आप अपना फाइनेंस क्रिएट कर सकते हो. कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड नेम ऑफ द फाइनेंसिंग,
कैश फ्लोइंग एस्टिमेट्स, प्रोजेक्ट बैलेंस शीट्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मतलब आपको पता रहना चाहिए वो प्रोजेक्ट को कितना पैसा लगने वाला है और कितना उसमें फाइनेंसिंग लोगों की तरफ से हमको मिल सकता है, ठीक है। असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स बोथ फॉर फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल शुड बी केयरफुली मेट, ठीक है। आप फिक्स्ड कितना लगेगा वहां पे पैसा भरना है, और वर्किंग कैपिटल जिसमें आप अपना पैसा आ भी रहा है और वही पैसा आप वापस लगा भी रहे हो। In fact, the financial plan for meeting the cost of the project depends upon the accurate estimate of the various cost, ठीक है। हर एक इसका कॉस्ट का हर एक इसका खर्चे का आप एस्टिमेट निकाल रहे हो, ठीक है। लैंड का आपको इतना पैसा लग रहा है, बिजनेस वहां पे स्टैब्लिश करने को, बिल्डिंग बनाने को आपको इतना पैसा लगेगा, फिर वहां पे इक्विपमेंट्स खरीदने को इतना लगेगा, इक्विपमेंट को इंस्टॉल करने को कितना लगेगा, फिर लोगों को हायर करने के लिए कितना लगेगा, तो सारा आप प्लान बना रहे हो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लैंड, साइट डेवलपमेंट, साइट को डेवलपमेंट करने के लिए, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग प्लान एंड मशीनरीज, मशीन के लिए कितना खर्चा लगेगा, टेक्निकल नोन हाउ फीस इंक्लूडिंग कंसल्टेंट एंड इंजीनियरिंग फीस, ठीक है। आप किसी से कंसल्ट कर रहे हो, इंजीनियर्स को हायर कर रहे हो या आर्किटेक्चर को हायर कर रहे हो अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए, अपना फैक्ट्री बनाने के लिए, तो उसके लिए कितना खर्चा लगेगा। प्रिलिमिनरी एंड प्री एक्टिव एक्सपेंसेस, कौन से डेली और मंथली आपको खर्चे लगेंगे। Interest during constructions, provision for contingencies, margin monies, margin money for working capital, other fixed assets, ये सारी चीजें आप पता कर रहे हो कि कहाँ कहाँ से पैसा हमको लगने वाला है। और नेक्स्ट जो पॉइंट दिए हो वो दिए है कि आप कहाँ कहाँ से पैसा अरेंज कर सकते हो। आपके खुद के पास अपने फैमिली का जो फंड है या फैमिली का जो पैसा जमा है आप वो लगा सकते हो। शेयर कैपिटल से आप शेयर्स ला सकते हो। इश्यू ऑफ डेबिटर्स, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस एंड रिटर्न अर्निंग्स, ठीक है। फ्रॉम टर्म्स लोन्स एंड लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग, डिफर्स पेमेंट्स एंड गारंटीज, पब्लिक डेबिट्स, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, लोग जो बिजनेस वाले होते हैं वो लोग लोगों से पैसा लाते हैं 2% से 2.5% से, तो वो पैसा क्या कर रहे हैं, वो लोग अपने बिजनेस पर लगा रहे हैं और फिर वही पैसा वो लोगों को रिटर्न करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, कैश फ्लो हो रहा है, कैश आ भी रहा है और कैश में आप रिटर्न भी कर रहे हो। लेकिन आप प्रॉफिट में तभी रहोगे जब आपको उसके ऊपर का पैसा इनकम दिखेंगी। तो आपने 50 रुपए लगाया और रोज के 50 रुपए कमा रहे हो तो उसमें इनकम नहीं होगा। वैसे ही क्या है, कैश फ्लो एस्टिमेटेड है जिसमें कि आप कैश देख रहे हो किस तरीके से फ्लो हो रहा है, ठीक है। कितना पैसा आपके पास आपने लगाया है और कितना पैसा आपको फ्यूचर में निकल रहा है, इसमें कैश फ्लो का एस्टिमेशन निकलता है। जैसे कि डेबिट या सर्विस कवरेज रेशियो दिया है, ठीक है। एनपी आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, जो भी आपने टर्म लोन दिया है शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म का, एंड डिप्रिसिएशन जो भी लग रहा है, देन टर्म्स लॉन्ग लोन इंस्टॉलमेंट या मंथली जो भी इंस्टॉलमेंट रहती है वो इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट ऑन द लोन जो भी इंटरेस्ट निकल रहा है। तो ये आपका इस तरीके से डेबिट सर्विस कवरेज रेशियो निकलता है जिसमें कि आपको पता रहेगा कि कितना रेशियो में आपने पैसा लिया है और कितने पैसे में आपको वापस करना है, ठीक है। देन बैलेंस शीट में वैसे ही है जैसे हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं बैलेंस शीट को मेंटेन करना, वैसे ही बैलेंस शीट यहाँ पे है कि आपके पास कितना पैसा अवेलेबल है, कितना पैसा आपने लगाया है और कितना पैसा आने पे आपने कितना लोन्स को दे रहे हो, जो भी लोन वाले आ रहा है, जो भी लोन वाले को देना है या जिससे उधारी लाए हो, तो वो सब चीजें क्या कर रहे हो आप उनको वापस कर रहे हो, ठीक है। कितने भी पर्सन से जो भी लाया है, ठीक है। कोई डिफॉल्ट आ रहा है, कोई रिपेयरिंग, तो हर बैलेंस शीट में हर एक चीज का लिखा जाता है कि आपको आपने नए पर्सन को हायर कर रहे, इंटरव्यू के लिए इतना खर्चा लगा, प्लेसमेंट के लिए इतना खर्चा लगा, मशीन खराब हो गई तो मशीन को रिकवरी के लिए इतना खर्चा लगा। अब जो भी चीजें आती है हर एक छोटे मोटे एक्सपेंसेस वो सारे चीजें आप प्रोजेक्ट बैलेंस शीट में मेंटेन करते हो, ठीक है। देन सिंपल रेट ऑफ रिटर्न मेथड्स, एक इसमें दो कैटेगरीज बताया है, सिंपल रेट ऑफ रिटर्न मेथड्स एंड पे बैक पीरियड मेथड्स, ठीक है। इसमें के जो फॉर्मूलेज है गर्ल्स, इसमें फॉर्मूलेज दिए हैं, आपको एग्जाम में फॉर्मूले दे के पूछ सकते हैं कि ये फॉर्मूला किस लिए यूज होता है, ठीक है। आर इस यहाँ पे सब बताया है कि आर किस लिए स्टैंड हो रहा है, सिंपल रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट। आर ई मतलब सिंपल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी अलोन। देन एफ नीट प्रॉफिट, जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है इंटरेस्ट एंड टैक्स के। देन वाई इज एनुअल इंटरेस्ट चार्जेस। आई इज योर टोटल इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग इक्विटी एंड डेबिट्स, एंड क्यू इज इक्विटी कैपिटल अलोन, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलेस का डिस्क्रिप्शन दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट किस तरीके से आप निकाल रहे हो, सिंपल रेट ऑफ रिटर्न मेथड कि किसी किसी से आपने कहीं से आपने 5% से पैसा लाए हैं, कहीं से आपने 10% से लाए हो,
कोई आपने स्कीम की तरफ से अपने 2% उठाया, तो हर एक का आपको पता रहना चाहिए कि उसको कितना ऊपर का पैसा देना पड़ रहा है आपको। तो आप क्या कर रहे हो, इसमें दिमाग लगा रहे हो कि मेरे को 10% वाला ज्यादा हेवी पड़ रहा है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, कर रहे जो 2% वाला जो पैसा उठाया था वही 2% में से हाफ पैसा आप जो 10% वाला का था उसको फिक्स कर रहे हो। तो ये सारे पूरे एक आपका बिजनेस माइंड रहता है जिसमें कि आप पैसों के साथ में ही व्यवहार कर रहे हो, पैसे से ही पैसा बना रहे हो। ठीक है, देन वैसे ही पे बैक पीरियड मेथड दिया है कि आपने किस तरीके से पे बैक मेथड यूज कर सकते हो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है आपका और एनुअल कैश फ्लो कितना है अपना, उसी के हिसाब से आप अपना आगे का पैसा देख रहे हो कि आपको 5 साल लगेगा उस पैसे को फेंटने को। ठीक है, आपने यहाँ पे एस्टिमेट निकाला है कि आपने कहीं से उधार ही लाए हो 5% से या 6% से, तो आप यहाँ पे एस्टिमेट निकाल रहे हो कि आपको कितने सालों तक ये वो पैसा भरना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट के थ्रू। देन नेक्स्ट जैसे इकोनॉमिकल फ्लेक्सिबिलिटी एनालिसिस, यहाँ पे इकोनॉमिकली फ्लेक्सिबिलिटी आप देख रहे हो कि कितना आपको इकोनॉमिकली चीजें आपको मिल रही है। इट इज absolutely essential to see that the project is economically viable. The economical viability depends on its profitability. A project without adequate profit cannot be commercially viable. ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा, ठीक है, मैंने आपको बोला है कि चाय की आपको स्टॉल डालना है, बट आपको पता है कि वहां पे आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है समर सीजन में, तो आप वहां पे क्या करोगे, क्या काम नहीं करोगे। तो दिस इज नेसेसरी कि अगर बिना प्रॉफिट के कोई भी इंसान काम नहीं करता है। Hence, the economic viabilities can be assessed through a projections of profitability for a period ranging from 3 to 10 years. The profitability of a project should be established on a long-term basis. ठीक है, तो आपको लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए सब प्रॉफिट होना जरूरी है। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले इंस्टॉल डाला, तो वहां पे अपने सीजन के हिसाब से अपने कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स डाल रहे हो। नेक्स्ट टाइम में भी अगर आपको पता है कि प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, तो आप नेक्स्ट टाइम में भी वहां पे फिर से अप्रोच करोगे कि इस टाइम भी हम लोग वहां पे स्टॉल लगाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि उसमें प्रॉफिट होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रिपरेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 years का दिया है, क्योंकि कोई भी पीरियड अगर आप प्रोजेक्ट लेते हो तो उसमें 5 से 6 10 साल का वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कौन सा है, लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म का प्रोजेक्ट है आपका, उस पर डिपेंड करता है कितने ईयर्स लगते हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। देन मैनेजरियल फ्लेक्सिबिलिटी एनालिसिस, यहाँ पे आप मैनेजरियल जो भी, अब अगर आप स्टाफ को हायर कर रहे हो, एम्प्लॉय को हायर कर रहे हो, वर्कर्स को हायर कर रहे हो, ठीक है, तो आप सबको क्या कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो। आप सबको ड्यूटी डिवाइड कर रहे हो, आप सबको तरफ देख रहे हो, कौन एब्सेंट है, कौन अपना काम नहीं कर रहा है, कौन पैसे का घपला कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, सब चीजों को मैनेज कर रहे हो। मैनेजरियल मतलब मैनेज ही करना, आप पूरे प्लान को मैनेज कर रहे हो कि जितना अमाउंट दिया है उतने ही अमाउंट में वो काम होना चाहिए और उतना ही वर्कर ने भी उतना काम करना चाहिए। अगर आप 10,000 उनको पेमेंट दे रहे हो तो 10,000 के लायक उनका काम होना भी चाहिए। ठीक है, तो आप सब यहाँ पे मैनेजमेंट कर रहे हो सारी चीजें, जो भी मशीनरीज है या जो भी वर्कर्स है उन सबको मैनेज कर रहे हो आप। तो मैनेजमेंट में जैसे आता है एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ द प्रोमोटर्स, जो भी आप प्रमोट करने दे रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो आप सपोज, तो आप एडवर्टाइजमेंट करते वक्त आप चीजें देख रहे हो कि वहां पे जो भी एडवर्टाइजर्स है वो वेल नोन पर्सन है या नहीं है, एजुकेटेड है कि नहीं है, नहीं तो कोई भी उठ के कुछ भी एडवर्टाइज बना रहा है। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस क्या है, आप कोई प्रीवियस एक्सपीरियंसेस कोई है अगर, तो वो उसको भी इसमें देखते हैं। तो सब लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे अपना जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है उसको उसके बेसिस पे लोगों को हायर कर रहे हैं। देन पोजीशन ऑफ इंटरप्रेन्योरल टैलेंट, आप उनके टैलेंट के बेसिस पे उनको पोजीशंस दे रहे हो। ठीक है, उनके टैलेंट के बेसिस पे उनका उनका डेवलपमेंट भी हो रहा है। पहले उनको वर्कर की पोजीशन पे था, देन वो मैनेजर किस में आया, देन वो हेड किस में आ रहा है। ठीक है, तो उनकी पोजीशन भी चेंज होती जा रही है। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड रेपुटेशन ऑफ द प्रोमोटर्स, जो भी ऑनेस्टी प्रमोशन हो रहा है उस चीज का, ठीक है, वो ब्रांड को लेके वो सब चीजों का भी ध्यान में रख रहे हो आप। पोजीशन ऑफ एडिक्वेट नोन हाउ ऑफ द बिजनेस, ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम में, अब अगर आप प्रॉब्लम में फंस रहे हो तो एक बिजनेसमैन को सब चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा गर्ल्स, बिजनेसमैन के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अंडर दिस रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर में ही उनको अपना बिजनेस चलाना होता है। अदरवाइज अगर वो किसी से चिट करते हैं, किसी को धोखा देते हैं अगर पार्टनरशिप में चलाने के बाद,
अगर वो पलट रहे हैं, आगे वाले बंदे को प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, तो वो कोर्ट में तक जा सकता है इंसाफ लेने के लिए। बट उसके पास पूरे प्रॉपर पेपर, पूरे प्रॉपर पेन पेपर में सब चीजें लिखा हुआ चाहिए, तो ही वो जाके क्लेम कर सकता है। उसके पास प्रूफ चाहिए, ये प्रूफ करने के लिए कि वो भी वहां पे 50% पार्टनरशिप में काम करने के लिए ये चीज में उन्होंने भी अपना 50% दिया है। ठीक है, इसलिए हर बार लोग सब चीजें पे ऑन पेपर पे ही काम करते हैं, क्योंकि ऑन पेपर पे ही सब चीजों को माना जाता है। ठीक है, क्योंकि कभी भी क्या हो सकता है, कोई भी इंसान बदल सकता है, उनका डिसीजन बदल सकता है, बट पेन पेपर रहने की वजह से क्या हो सकता है, कोई भी किसी के साथ चिट नहीं कर सकता, कोई भी किसी के साथ धोखा नहीं दे सकता है। अगर वो चीज हो रही है तो उसके लिए भी प्रॉपर चीजें बनी है, जिसमें कि आप अपने राइट्स के लिए केस कर सकते हो, किसी पे केस कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आया? ये सारे फैसिलिटीज हो गए हैं हमारे। एक मिनट, और कौन सा बचा है? ब्रेक एनालिसिस नहीं है शायद, हमको ब्रेक इवन एनालिसिस। देन लास्ट दिया है सोशल फेसिबिलिटी एनालिसिस, जहाँ पे कि आप सोशली चीजें देख रहे हो कि वेदर द प्रोजेक्ट ऑफर लार्ज एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। आप सब चीजें देख रहे हो कि अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट लिया है और आपको लग रहा है कि इसमें ये वाले प्रोजेक्ट में मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता हूँ। ठीक है, लोकेशन बैकग्राउंड क्या है, लेस डेवलपमेंट एरिया है क्या, ये सब चीज आप देख रहे हो कि जो भी लोकेशन सोशल चीजें देख रहे हो। अब आपने ऐसी चीजें देखी, जैसे अगर आप कोई रिलीजियस से रिलेटेड कोई चीज आप ब्रांड प्रोड्यूस कर रहे हो, बट आप सोशली भी चीजों को देख रहे हो कि उसमें किसी और के जो कस्टम है, जिसका और का किसी और के जो रिलीजियस है, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो आप क्या देख रहे हो, सोशल चीजें भी देख रहे हो कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, वहाँ पे डेवलपमेंट एरिया है या नहीं है, वो इंडस्ट्रीज जहाँ पे भी आप सुटेबल कर रहे हो वहाँ पे है कि नहीं सुटेबल, वो लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होंगी, उसका कोई इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है क्या उस कंपनी से या उस चीजों से। आप वो भी चीजों को ध्यान में देख रहे हो। ठीक है, इतना समझ में आया बेटा? यस मैम। हेलो। ओके, ब्रेक इवन एनालिसिस भी है हमारा, एक वो भी टॉपिक बचा है, वो भी कंप्लीट कर देते हैं। देन CPM एंड PERT, ये भी एक ऐसा ये है टर्म है, जिसमें कि आप वर्कर्स की इफिशिएंसी देख रहे हो कि वो कितना अच्छे से काम कर रहे हैं। वो भी मैं बताती हूँ आपको थोड़ी देर में, पहले एक ये लास्ट बचा हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, कैश फ्लो और कैश वेरिएबिलिटी, वायरेबल कॉस्ट देख रहे हो। ठीक है, कितना कैश, फिक्स्ड कैश कॉस्ट कितना है आपके पास और वायरेबल कॉस्ट कितना है आपके पास, वो सब चीजों का आप ये कर रहे हो ब्रेक इवन एनालिसिस में। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ ब्रेक इवन का पॉइंट ऑफ अल्टमोस्ट इम्पोर्टेंट टू द सक्सेस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, किस तरीके से आपको जो भी बिजनेस है वो किस तरीके से फ्लो हो रहा है, हर एक इसमें प्रॉफिट, हर एक इसमें प्रॉफिट मिल रहा है, या हर एक कहीं ना कहीं आपको लॉस हो रहा है। तो जहां पे आपका लॉस हो रहा है आप उसको भी बैलेंस कर सको, इतना आपकी इसमें ये चीज रहना चाहिए। ब्रेक इवन मतलब कहीं पे तो भी ब्रेक हो गया, मतलब कहीं पे तो भी लॉस हो गया, बट फिर भी आप आगे जाके सक्सेस कर रहे हो। अगर यहाँ पे आपको 50% का लॉस हो रहा है, तो आगे नेक्स्ट इसमें जाके आप नेक्स्ट ईयर में आप 100% का अगर प्रॉफिट ले रहे हो, तो क्या हो रहा है, जहाँ पे आपका लॉस हुआ था वो आप कहीं ना कहीं जाके मैनेज कर ले रहे हो। आपका लॉस होने की वजह से आपने क्या किया, वो साल, एक साल लॉस होने की वजह से क्या हुआ, वो साल आप थोड़ा सा लोन में या फिर टेंशन में रहे कि सब चीजों का आपका कैसा होगा, जितना लोगों से उधारी लाए वो रिटर्न कैसे करेंगे, लोगों को वापस कैसे करेंगे। तो वो साल कितना गया आपका, हिटिक गया वो का साल। लेकिन नेक्स्ट ईयर कुछ तो भी आपने नया चेंजेस लाया, अपने इम्प्रूवमेंट लाया, जब अपने मैनेजरिंग में आपके इसमें आपको नया प्रोजेक्ट मिला और वो प्रोजेक्ट से आपको 100% प्रॉफिट मिला। तो इस बार क्या हो रहा है कि जो भी आपका लोन था, जो भी आपका टर्म्स है, जो भी आपका था चीजें, आप इस बार क्या कर रहे हो, इस बार उसको अच्छे से सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका इस बार डबल प्रॉफिट हुआ है। जो ब्रेक लगा था वो ब्रेक फिर से आपका स्टार्ट हो गया, ब्रेक लगने के बावजूद आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक दिया है ब्रेक इवन पॉइंट, तो आपको BEP का भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, या फिर BEP का फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, तो फॉर्मूलाज भी अच्छे से याद रखना है वो आपको।
F into S डिवाइडेड बाय S माइनस V। तो S है अपना फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट V, एंड S इज अ सेल, कितने रुपए में आपने उसको बेचा है। ठीक है, जो फिक्स रेट है वो वेरिएबल कॉस्ट क्या है और सेल कॉस्ट क्या है। ठीक है, ज्यादा टिपिकल में नहीं जाएंगे गर्ल्स, जितना हो सकता है मैं आपको उसका जितना टॉपिक है उसी उसी के कंटेंट के हिसाब से आपको नॉलेज दे रही हूँ, सो दैट हम लोगों को, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे तो हम ज्यादा मैथ्स और वो चीजें कवर नहीं कर पाएंगे। बाकी आप लोगों को बाकी कंसेप्ट मिले हैं गर्ल्स? हेलो गर्ल्स, हाँ मैम। आपको बाकी मिले हैं? देखो हमारा हाँ मैम, फाइनेंशियल, आंसर। हाँ मेरी वॉइस आ रही है अभी? यस मैम। देखो हमारा यस मैम। फाइनेंशियल एनालिसिस हो गया है, मार्केट एनालिसिस हो गया है, टेक्नो इकोनॉमिकल एनालिसिस हो गया है, मैनेजरियल हो गया है, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो गया है, ब्रेक इवन हो गया है, नेटवर्क एनालिसिस CPM एंड PERT, ये दोनों जो है एनालिसिस, ये वर्कर की इफिशिएंसी देखने के लिए होता है कि वर्कर क्रिटिकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है इसका फुल फॉर्म। मुझे इसको एक बार पढ़ाना पड़ेगा आपको। देन जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट फॉर्मुलेशन है वो हमारा टॉपिक बचा है। ठीक है, मैं आप भी आपको जो हमारा ऊपर के भी जो टॉपिक बचे थे, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, स्टेप्स इन प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, प्रिपेयरिंग प्लान एंड कंटेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये भी टॉपिक आपको मैं अभी सेंड कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये कंसेप्ट लिखने के लिए कहा था गर्ल्स, मैंने आपको ये कंसेप्ट लिखने को कहा था। नहीं मैम, ये वाले नीचे के कहा था, हाँ तो फाइनेंशियल ये एनालिसिस। सब कंसेप्ट दिया था ना आपको मैंने, ये सब कंसेप्ट दिया था मैंने आपको, ये पूरे कंसेप्ट दिए थे, यहाँ तक दिया था मैंने। हाँ मैम, ये राइट किए हमने। ठीक है, तो ये इतने कंसेप्ट आपको लिखने हैं अपने एज असाइनमेंट के इसमें। ठीक है, मैं आपको जिसको किसी किसी को आपने बोला था कि मैडम कुछ कुछ नहीं मिले हैं, तो मैं कुछ आपको भी सेंड कर देती हूँ, तो आप उसी में से देख के कंप्लीट कर सकते हो। यस मैम। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में भी जो बचा वो टॉपिक है हमारा नेटवर्क एनालिसिस, ये वाला और ये दो टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं, तो हमारा मॉड्यूल नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा फिर। ठीक है गर्ल्स, ये दो टॉपिक यस अभी हम मैम। ले लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके मैम। यस मैम। थैंक यू मैम। ओके गर्ल्स।